हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं भारत में कृषि साख के स्रोत। मतलब कृषि साख का मतलब है कि किसानों को अब उनके कृषि कार्य के लिए यदि उधार की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो वो कहाँ कहाँ से उनको प्राप्त होता है ना। तो इसके लिए भारत में, चूंकि भारत में हम कहते हैं कि किसान जो है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो उसको विभिन्न कृषि कार्यों के लिए, चाहे जुताई हो, बुआई हो, उसकी कटाई हो या उसका बेचने के लिए जाना है, तो हर चीज के लिए उसे ऋण की आवश्यकता होती है। तो आज हम लेंगे कि ये ऋण, ये कृषि साख जो है कहाँ कहाँ से किसानों को प्राप्त हो सकती है। तो भारत में मेनली कृषि साख के ना दो स्रोत हम लेते हैं। एक होता है गैर संस्थागत स्रोत और एक होता है संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत का मतलब जो सरकारी क्षेत्र से उसको प्राप्त नहीं होता, मतलब निजी क्षेत्रों से जो वो प्राप्त करता है वो गैर संस्थागत स्रोत में आ जाएगा। और यदि सार्वजनिक क्षेत्र से, सरकारी बैंकों से या सहकारी समितियों से या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब कहने का मतलब है सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के बैंक या संस्थाएं बनाई हैं उनसे यदि उनको ऋण प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं संस्थागत स्रोत। अब हम कि गैर संस्थागत स्रोत में हम किस किस को लेंगे। तो गैर संस्थागत स्रोतों में मुख्य रूप से महाजन, अभी तो नहीं है पर पहले महाजन होते थे, साहूकार होते थे जिनके पास बहुत धन होता है, व्यापारी, कोई मित्र या रिश्तेदार हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकते हैं, मतलब वो उनकी फसल को बेचने का कमीशन लेंगे और उसके बदले में उनको ऋण दिलाएंगे, या लैंडलॉर्ड, भूमिपति जो होते थे, उन सबको हम शामिल करते थे। क्योंकि प्राचीन काल में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय तक इन जो साधनों से जो ऋण प्राप्त होता था किसानों की, उसका बहुत बड़ा भाग था। मतलब जो गैर संस्थागत स्रोत थे जिनसे ऋण प्राप्त होता था, वो बड़ा भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त करते थे। किसानों की पहुंच सरकारी क्षेत्रों तक नहीं थी, इसलिए इन्हीं गैर संस्थागत स्रोतों से वो ऋण प्राप्त करते थे। अब आता है कि साहूकार या महाजन वर्तमान समय में बहुत कम है, पर फिर भी क्या होते हैं साहूकार या महाजन, हम इसको देखें। तो महाजन या साहूकार जो थे प्राचीन समय में भारत में कृषि साख के लिए प्रमुख गैर संस्थागत स्रोत था। मतलब सबसे ज्यादा किसान जो था वो साहूकार या महाजन से अपना ऋण प्राप्त करता था। क्यों? क्योंकि साहूकार और महाजन उसका उसी गांव में रहता है, तो उसकी पहुंच, किसान की पहुंच जो थी वो साहूकार या महाजन तक आसान थी, वहां पर वो जाकर ऋण ले लेता था। अब साहूकार के भी दो भाग हो गए। पहला है गैर पेशेवर महाजन। गैर पेशेवर महाजन या साहूकार, इसमें क्या होते थे, जो बड़े भूमिपति, मतलब जिनकी जमीन बहुत ज्यादा, जिसको हम जमींदार कह सकते हैं, वो, या बहुत अमीर जो बड़े किसान थे जिनके पास आय अधिक होती थी, उनको शामिल करते थे हम। जिसका काम क्या था, मतलब वो क्या करते थे, यदि ज्यादा उनके पास पैसा है तो वो उधार देकर एक सहायक व्यवसाय के रूप में काम करते थे। अब है पेशेवर महाजन। पेशेवर महाजन का मतलब है, इसमें मतलब इनका व्यवसाय उधार देकर ब्याज की सहायता से पैसा कमाना था। एक तो गैर पेशेवर हो गए। गैर पेशेवर का मतलब तो क्या होगा कि जो बहुत बड़े भूमिपति हैं, मतलब जिनके पास जमींदार है, जिनके पास आय बहुत ज्यादा है, या अमीर किसान है, लेकिन उनका व्यवसाय जो है वो ब्याज देकर धन कमाना नहीं है, वो एक सहायक व्यवसाय के रूप में ज्यादा धन को किसानों को उधार दे देते थे। दूसरे पेशेवर। पेशेवर का मतलब है कि जिनका व्यवसाय ये था कि उधार देकर ज्यादा से ज्यादा धन को कमाया जाए। तो इस वर्ग में वे लोग आते थे जिनका पूर्णकालीन, मतलब पूरा व्यवसाय जो था, मुख्य व्यवसाय पैसे उधार देना था। 1950-51 में, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कृषि साख का 69.7%, कहने का मतलब लगभग 70% जो है ऋण वो साहूकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। धीरे धीरे घट गया। अब ये भाग 95-96 का ये आंकड़ा है जो ये कहता है कि केवल 7% जो है वो इनसे प्राप्त होता है, और अब धीरे धीरे इनकी संख्या, मात्रा और भी कम हो गई है। अब है व्यापारी और कमीशन एजेंट। चूंकि किसानों की, मैंने बताया पहले कि आर्थिक स्थिति जो है भारत में बहुत कमजोर होने के कारण फसल बोने के समय या आने वाली फसल की जमानत के बदले में कमीशन एजेंट जो है वो उनसे उधार लेते हैं। व्यापारी एवं कमीशन एजेंट आने वाली फसल को बहुत ही कम कीमत पर खरीदते हैं, जबकि जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। मतलब व्यापारी और कमीशन एजेंट क्या करते हैं, किसान जब फसल की बुआई करता है उस समय क्या उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है,
कमीशन एजेंट या व्यापारी क्या कहता है कि जब तेरी फसल कम पूरी हो जाएगी, मतलब फसल पक जाएगी, कट जाएगी, उस समय मैं इसको इतने दाम पर खरीद लूंगा और इतने पैसे उधार दूंगा, है ना। यदि मान लो किसान ने 1 लाख रुपया ले लिया और उसमें वो क्या कहता है कि जो तेरी फसल है आने वाली उसको मैं ही खरीदूंगा, तो उसकी कीमत तो कम लगाता है और जो उसने उधार पैसा दिया उस पर ब्याज वो ज्यादा लेता है। तो इस तरह से वो दो तरह से किसानों का शोषण करते हैं जो व्यापारी और कमीशन एजेंट जो होते हैं, क्योंकि वो पैसा कब देते हैं जब फसल की बुआई हो रही है, और जब वो फसल पूरी हो जाती है उस समय उसको खरीदने का राइट भी उन्हीं का है, मतलब खरीदेंगे भी व्यापारी और कमीशन एजेंट, और उसकी कीमत भी वही निर्धारित करते हैं कि किस कीमत पर हम खरीदेंगे, और जो ऋण दिया उस पर ब्याज की दर वो बहुत ज्यादा लेते हैं। अब है मित्र एवं रिश्तेदार। गैर संस्थागत जो साख है उसमें किसान जो है सबसे ज्यादा पसंद किसको करता है, मित्र और रिश्तेदार को, कि इन पर जो है ना तो इन पर ब्याज भी नहीं देना पड़ता, बहुत कम देना पड़ता है, यदि देना भी पड़ता है तो बहुत और आसानी से, और किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि प्राचीन समय में जो गांव में अब भी ये है कि हम किसी को ये बताते नहीं है कि हमारा कर्जा कितना है, मतलब कर्जे को छुपाया जाता है कि मेरे पास कर्जा है। तो यदि मित्र और रिश्तेदार से लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो कर्जा भी छुपा रहेगा और उनको ब्याज भी बहुत कम देना पड़ेगा या देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसके अलावा है भूमिपति और अन्य, मतलब जो ग्रामीण भूमिपति हैं, मतलब जिनके पास जमीन ज्यादा है, बहुत बड़े जमींदार हैं, वो छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। परंतु ये जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इस स्रोत से जो आय प्राप्त, जो ऋण प्राप्त होता है वो बहुत कम प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा महाजन और साहूकार जो है उनसे सबसे ज्यादा जो है किसान ऋण लेते हैं। मतलब गैर संस्थागत स्रोतों में सबसे ज्यादा कर्जा जो किसानों द्वारा लिया जाता है वो या तो साहूकार से या महाजन से लिया जाता है, मतलब जिसमें भी दो तरह के ले लिए, एक पेशेवर और एक गैर पेशेवर है, और व्यापारी और कमीशन एजेंट। तो ये तो हो गए हमारे गैर संस्थागत स्रोत जिनसे किसानों के द्वारा ऋण लिया जाता है। अब है संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में हम लेते हैं सहकारी समितियां और जो भी जितने भी वाणिज्य बैंक, चाहे क्षेत्रीय बैंक हो सकते हैं, नाबार्ड हो सकता है और वाणिज्य बैंक और हो सकते हैं, इन सबको शामिल करते हैं। संस्थागत स्रोत जो है कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ग्रामीण साख की लगभग 24% आवश्यकता सहकारी साख द्वारा पूरी की जाती है। सहकारी समितियों को जो है कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यदि आता है हमारे सवाल की संस्थागत स्रोतों में सबसे ज्यादा कृषि साख किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो उसमें हमारे आती हैं सहकारी समितियां। ये जो है ग्रामीण साख का सबसे ज्यादा हिस्सा पूरा करती हैं। इसमें हम 3 तरह की सहकारी समितियों को लेंगे। एक होती है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, मतलब जिसमें 10 या 10 से ज्यादा किसान जो हैं वो मिलकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बना सकते हैं, जो किसानों को अल्पकालीन ऋण देती हैं, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन क्या आता है कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां क्या है, तो 10 या 10 से अधिक जो किसान हैं वो मिलकर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति बनाते हैं, जो इनको केवल अल्पकालीन ऋण देती है। फिर आता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी साख समितियों को यदि जिले स्तर पर बनती हैं तो उनको केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। ये समितियां जो हैं प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण प्रदान करती हैं। मतलब जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र पर बनी, उनको साख देता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और जब इसको राज्य स्तर पर बनाया जाता है तो इसको हम राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। और इनका काम क्या है, जिला सहकारी बैंकों को वित्त उपलब्ध कराना। मतलब राज्य सहकारी बैंक जो है वो कृषि साख प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो अब यदि आता है कि जो सहकारी साख समितियां हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, उनकी संरचना क्या है, तो 3 स्तर पर 3 स्तरीय सहकारी समितियां हैं हमारे यहाँ पर। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर मतलब स्थानीय स्तर पर हो गई, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हो गया। तो राज्य सहकारी बैंक क्या हो गया, सर्वोच्च संस्था हो गई जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण देता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण देते हैं। तो इस तरह से ये चलता है, प्रोसेस प्रक्रिया इनकी चलती है। अब आता है भूमि विकास बैंक। ये जो है या सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसमें वो क्या करता है, किसानों की भूमि को बंधक रखकर, मतलब अपने पास रखकर 15 से 20 वर्ष तक के लिए
ट्यूबवेल खरीदना है या ट्रैक्टर आदि खरीदना है या कोई और भूमि सुधार करना है तो उसके लिए वो ऋण देता है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक और दूसरा केंद्रीय भूमि विकास बैंक है। ये दो बैंक हैं जो कि किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। किस आधार पर देते हैं? किसानों की जमीन को गिरवी रखकर 15 से 20 वर्ष के लिए वो ऋण देते हैं। उसकी जमीन में, भूमि में यदि कुछ सुधार करना है या ट्यूबवेल या ट्रैक्टर खरीदना है तो इसके लिए वो ऋण देते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं सहकारी समितियों के लाभ। कि सहकारी समिति जो है कृषि साख को प्रदान करने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये माना जाता है कि यदि सहकारी साख समिति से किसान उधार लेता है तो उसको ज्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सहकारी साख समितियां जो है वो सरकारी हैं, इसलिए ब्याज की दर कम होती है। जहां एक तरफ महाजन और साहूकार से यदि किसान ऋण लेता है तो उस पर ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। व्यापारी या कमीशन एजेंट से लेता है तो भी वो उसकी फसल को कम कीमत पर खरीदते हैं और उससे ब्याज की दर ज्यादा वसूल करते हैं। लेकिन सहकारी साख समितियां क्योंकि किसानों से मिलकर बनी है तो यहाँ पर ब्याज की दर कम ली जाती है। कोई बिचौलिया नहीं होता है, मतलब मध्यस्थ नहीं होता है जो इनके बीच में जो होता है कि जो पैसे बीच में लेकर इनके काम करवाता है ऐसा, तो उस मध्यस्थ का खर्चा खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे महाजन और साहूकार से जो गरीब और निर्धन किसान थे वो नहीं ले पा रहे थे तो इनकी सहायता से उनको भी ऋण मिलता है सहकारी समितियों से। इसकी सहायता से ऋण लेकर किसान जो है अपनी भूमि में कोई सुधार कर सकते हैं, सिंचाई सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इस तरह की सुविधा जुटा सकते हैं जिसके कारण से भूमि का विकास होता है, फसल का उत्पादन बढ़ता है और किसानों को जो है आय में वृद्धि होती है। अगला, इससे युवा पीढ़ी को व्यवसाय स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलता है। जब इस तरह से हमको ऋण मिल जाता है, साख की सुविधा जब किसी क्षेत्र में, चूंकि हमारे यहाँ पर अब भी बहुत ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि पर रोजगार की हमारे यहाँ पे कमी है। सरकारी संगठित क्षेत्र में रोजगार जो है वो बहुत कम है और ज्यादातर लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, वहां पर सुविधाएं मिलेंगी तो जो नए युवा पीढ़ी है वो वहां की तरफ जाएगी, खेती में अपने नए नए विकास के तरीके ढूंढकर वहां पर खेती करके अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। जैसे एक तरफ उनको रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ बेरोजगारी में कमी होगी, आय में वृद्धि होगी, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र जो है हमारा और समृद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो हो गए इसके लाभ की सहकारी साख समितियों के क्या लाभ है। अब आती है सहकारी साख समितियों की कमियां, कि क्या इनमें कुछ कमियां भी हैं। तो कमियां इसकी काफी सारी हैं, इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ पे सभी किसानों को सहकारी साख समितियों से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ये जो ऋण है वो केवल प्रतिभूति होने पर ही दिया जाता है। यदि आपके पास कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब यदि आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जिसको गिरवी रखा जा सके तो ही केवल ऋण मिलता है। मतलब यदि कोई जमीन है, घर है या कुछ और चीज है, उसको गिरवी रख के सरकार जो है ऋण देती है। तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे किसान जो होते हैं, जिसको कहें कि भूमिहीन श्रमिक या कृषक जो है, वो उनके पास, जिनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए प्रतिभूति नहीं होती है, उन्हें ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जब उनके पास प्रतिभूति नहीं है तो ग्रामीण निर्धन वर्ग को नहीं मिलता, लेकिन इससे धनी किसानों के पास क्योंकि बहुत प्रतिभूति संपत्तियां होती हैं तो उनको ऋण जो है आसानी से मिल जाता है। फिर हम सभी जानते हैं कि देश में सरकारी प्रक्रिया बहुत धीमी चलती है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको पूरा करने में। तो ऋण लेने में किसानों को ऋण जो है वो बहुत देरी से मिलता है। मान लो उसको उस समय जरूरत ही नहीं है, जिस समय जरूरत थी फसल बुआई के समय ऋण लेना है लेकिन वो मिला नहीं, तो उसमें वो टाइम निकल गया उसका फसल बुआई का। दूसरी तो वो बहुत देर में मिलते हैं। फिर जो मिलता है, जितनी उसको आवश्यकता है उतनी उसको आसानी से नहीं मिल पाता है। जैसे महाजन साहूकार से वो जितना चाहे उतना ऋण ले सकता है और तुरंत मिल जाता है क्योंकि वो उसकी पहुंच में होते हैं। लेकिन सरकारी प्रक्रिया बहुत लंबी होने के कारण एक तो ऋण उस समय नहीं मिल पाता जिस समय किसान को जरूरत है। जैसे किसान को या तो बुआई के समय जरूरत होता है या उसकी कटाई के समय या उसे बाजार में ले जाने के समय। तो यदि उस समय उसको ऋण नहीं मिलता है तो उसको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। फिर जितनी मात्रा में जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। फिर कई बार क्या होता है, किसान निर्धन होने के कारण इस कृषि ऋण की वापसी नहीं कर पाते। इससे भी क्या होता है, सहकारी साख समितियों को नुकसान होता है। एक इसका प्रबंध जो है सहकारी साख समितियों का, वो अच्छा नहीं होने के कारण भी इसमें किसानों को ज्यादा इसका फायदा नहीं मिल पाता है।
तो इस तरह से ये कुछ कमियां हैं कि यदि सरकार इसमें सुधार करे तो किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये लिया आज की कृषि साख के स्रोत कौन कौन से हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत ले लिए। उसके बाद हमने मेनली लिया कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां क्या है और उनकी क्या किस तरह का उनकी संरचना है। तो ये 3 स्तरीय संरचना हमने ली। उसके बाद उसमें लिया कि उनके लाभ क्या है और हानि क्या है। तो इसमें न्यूटाइप में कई बार आता है कि प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, राज्य सहकारी बैंक है। राज्य सहकारी बैंक जो है जिला केंद्रीय बैंकों को सहायता देता है और जिला केंद्रीय बैंक जो है वो प्राथमिक कृषि साख समितियों को सहायता देते हैं। तो इस तरह से ये हुआ कृषिगत साख के स्रोत, कृषि साख के भारत में कौन कौन से स्रोत हैं। धन्यवाद।